तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैनी सी का इनर डीमन ली टियानशिंग उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। वेल इस बंदे को ग्रैनी सी की बॉडी पर कब्जा करके एक औरत बनना था, तो उसके पोजीशन को हटाने के लिए ये लोग थंडर साउंड सेक्ट के मास्टर उलाई से मिलने पहुंच गए, जो कि ग्रैनी सी को अपने 10,000 वेनरेबल पगोडा में ट्रैप करके उसे इनलाइटन करने की कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ किन्मो ने जिंगमिंग नाम के बंदे को 2-4 मूव में ही हरा दिया था। साथ ही वो जिंगमिंग से कहता है कि अगर अपनी टेक्निक को सुधारना है तो तुम्हें इस माउंटेन से बाहर जाना होगा। किन्मो के हिसाब से एक असली बैटल का एक्सपीरियंस ही जिंगमिंग को पावरफुल बना सकता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर किन्मो जिंगमिंग को सलाह देकर वहाँ से निकल पड़ा। सभी मॉन्क्स बस किन्मो को घूरे जा रहे थे। साथ ही साथ जिंगमिंग को भी ऐसा लगा कि किन्मो की बातों में दम है, अगर वो इसी माउंटेन पर रुका तो कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। और तभी जिंगमिंग के मास्टर उससे कहने लगे कि मेरे बच्चे, तुम हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो की बातें सुनकर पूरी तरह से बहक चुके हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ हेवनली डीमन सेक्ट का जो फाउंडर था उसका विजन काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इसी वजह से उस फाउंडर ने किन्मो जैसे मामूली लड़के को उनका लीडर बना दिया। किन्मो यंग है और काफी ज्यादा हिम्मत वाला भी, तो हो सकता है कि आगे चलकर वही डीमन सेक्ट को रिवाइव कर पाए। लेकिन अगर किस्मत इजाजत देती है तो हो सकता है कि आगे चलकर किन्मो एक तथागत बन जाए। भले ही हमारे मास्टर उलाई को माँ वांगशन काफी ज्यादा पसंद है। मास्टर उलाई को ऐसा लगता है कि माँ वांगशन ही आगे चलकर उनकी लेगेसी को इनहेरिट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ वांगशन कभी हमारे सेक्ट में वापस आएगा। वो तो पूरी तरह से डाचू रूइंस में खो चुका है। तभी जिंगमिंग अपने मास्टर से कहने लगा कि सेक्ट लीडर किन्मो ने जो बातें बताई वो पूरी तरह से सच थी। यहाँ पर रुककर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मुझे वाकई खुद की कॉम्बैट स्किल को निखारना है तो मुझे बाहर की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। रियल एक्सपीरियंस से ही मैं अपनी टेक्निक को सुधार सकता हूँ। जिस पर जिंगमिंग के मास्टर कहने लगे कि डीमंस की एक खासियत है, वो इंसानी दिलों को बड़ी ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकते, और किन्मो ने भी तुम्हारे साथ वही किया। ऊपर से किन्मो तो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है और साथ ही साथ वो यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर से भी काफी ज्यादा क्लोज है। और तुम तो जानते ही होंगे कि यांगकांग हमारा दुश्मन है, इसलिए कभी भी दुश्मनों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे मास्टर रुलाई कल्ट लीडर किन्मो को यहाँ से जाने ही ना दे। अगर किन्मो को हमारे द ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट में ही ट्रैप करके रखा तो फिर वो आगे चलकर हेवनली डीमन सेक्ट को रिवाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम बिना कुछ करे ही हेवनली डीमन सेक्ट को कंपटीशन से हटा सकते हैं। बिना सेक्ट लीडर के तो कोई भी फैक्शन तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए किन्मो का इसी सेक्ट में रुकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ भी करके हेवनली डीमन सेक्ट के रिवाइवल को रोकना ही होगा। जब डिमोनिक पाथ पूरी तरह से फेड हो जाएगी तभी हमारी चांद पाथ फ्लरिश करेगी। डीमंस को मिटाना ही हमारे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट की ट्रू ब्लेसिंग है। वही दूसरी तरफ किन्मो फूशिन नाम के मॉन्क के पास पहुंच गया था। दरअसल जब किन्मो यांगकांग की अकेडमी में था तब इस बंदे को किन्मो ने हरा दिया, इसलिए फूशिन भी अच्छे से जानता था कि किन्मो काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल यहाँ पर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि थंडर साउंड सेक्ट के मास्टर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके एनलाइटनमेंट को हासिल करूँ, और इसी वजह से मास्टर उलाई ने मुझे उनके सेक्ट की सबसे स्पेशल टेक्निक तथागता महायान सूत्रा को पढ़ने का मौका दिया। ऐसा ही मौका उन्होंने यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर को भी दिया था, और उसी के चलते एडवाइजर को ढेर सारा नॉलेज गेन हुआ। सब यहाँ पर किन्मो भी तथागता महायान सूत्रा को पढ़ने लगा। इस सूत्रा के अकॉर्डिंग जो भी बंदा 20 हेवंस को मास्टर करेगा तब वो बनेगा एक तथागता, और एल्डर माँ वेनशांग तो बस एक तथागता बनने से एक कदम दूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को छोड़ दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर इसी थंडर साउंड सेक्ट के लीडर बन जाते। किन्मो सोच रहा था कि मेरे एल्डर माँ काफी ज्यादा स्मार्ट है, शायद इसी वजह से मास्टर उलाई उन्हें सेक्ट में वापस लाने की हर एक कोशिश कर रहे। वो चाहते हैं कि एल्डर माँ ही उनकी लेगेसी को इनहेरिट करे। और उतने में ही किन्मो महायान सूत्रा को स्टडी करते हुए हेवन की 5वीं लेवल पर पहुंच जाता है, और उसने हेवन की 5वीं लेवल काफी तेजी के साथ अचीव की थी। अगर वो ऐसे ही स्टडी करते हुए 20वें हेवन पर पहुंच गया तो खुद एक तथागता बन सकता था। साथ ही किन्मो भी समझ गया था कि फूशिन उसकी इस इम्प्रूवमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं। जब फूशिन यंग था तब उसने भी महायान सूत्रा की प्रैक्टिस की, और उस पहली कोशिश में ही फूशिन ने 4th हेवन पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन किन्मो उससे एक कदम आगे निकला था। किन्मो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस
बंदे ने बस चौथे लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन फिर भी ये मास्टर रुलाई का इनहेरिटर बन गया। अगर मेरे एल्डर माँ ने दोबारा से इस फैक्शन को ज्वाइन नहीं किया तो फिर फूशिन ही आगे चलकर अगला तथागत बनेगा। लेकिन बात चाहे मेरी की जाए या फिर फूशिन की, हम दोनों भी इंपीरियल एडवाइजर के सामने कुछ भी नहीं। जब उन्होंने महायान सूत्रा की स्टडी की थी तब उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 7वें हेवन को अचीव किया। और किन्मो महायान सूत्रा की प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन फूशिन के दिल में तो आग लगी थी। वो सोचता है कि आखिर किन्मो पहले ही अटेम्प्ट में 5वें हेवन पर कैसे पहुँच पाया। ये बंदा तो वाकई एक डीमन है। वैसे देखा जाए तो फूशिन एक मॉन्क है, तो उसे इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, मगर फूशिन तो गुस्से की आग में पूरी तरह से जल उठा। वो सोचता है कि किन्मो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर उसने हमारे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को ज्वाइन किया तो जरूर से अगला तथागता वही बनेगा। मास्टर तो किन्मो के टैलेंट को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और फिर किन्मो बिना कुछ करे ही मेरा पत्ता साफ कर देगा। इसीलिए मुझे कुछ भी करके किन्मो को यहाँ से भगाना होगा। मैं अपनी तथागता की पोजीशन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है कि फूशिन एक मॉन्क होने के बावजूद भी इंसानों से भी ज्यादा लालची था। इसलिए फूशिन तुरंत ही किन्मो से बात करने पहुँच गया। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर ने तुम्हें ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का तथागता महायान सूत्रा पढ़ने का मौका दिया, तो मैं सोच रहा था कि कल्ट लीडर किन्मो भी मुझे उनके ग्रेट हेवनली डीमन सूत्रा को पढ़ने का मौका दे। अब किन्मो के दिल में तो फूशिन के लिए कोई नफरत नहीं थी, इसलिए वो फूशिन से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम हमारे सूत्रा को पढ़ सकते हो। इनफैक्ट हमारे सेक्ट का हर एक डिसाइपल ग्रेट हेवनली सूत्रा को पढ़ सकता है। हमने उस पर कोई रोक नहीं लगाई। इनफैक्ट हम तो आउटसाइडर्स को भी हमारी टेक्निक सिखा सकते हैं। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने हेवनली डीमन सूत्रा को अनलिश किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होते हुए स्पेल्स नजर आने लगे। वहीं पर फूशिन काफी केयरफुली उन स्पेल्स को पढ़ने लगा। और अब हमें फूशिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस डिमोनिक मंत्रा को पढ़ने के बाद पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया। फूशिन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर तभी फूशिन एक गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर देता है। और अब वो किन्मो से कहने लगा कि ये डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा ब्रूटल है। इसमें तो कंपैशन का मुझे एक भी ट्रेस नजर नहीं आया। हर एक टेक्निक में रहम तो होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारी टेक्निक तो वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल निकली। ये तो एक ईवल टीचिंग है जिसे बस करप्ट लोग ही इस्तेमाल कर सकते। सेक्ट मास्टर किन्मो प्लीज इस हेवनली डीमन सूत्रा को हटा दीजिए। मुझे इस टेक्निक से नफरत हो चुकी है, तो मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करूंगा। वेल यहाँ पर किन्मो को फूशिन पर तरस आ रहा था, क्योंकि फूशिन डीमन सूत्रा का असली मीनिंग ही समझ नहीं पाया। और उतने में वहाँ पर एक और मॉन्क पहुँच गया, जो कि फूशिन के कानों में कुछ तो बता रहा था। तो एल्डर ब्लाइंड उनकी बातों को सुनने की पूरी कोशिश करने लगे। इधर फूशिन ने जैसे उस बंदे का पैगाम सुना, वो किन्मो से कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब तुमने वापस जाकर आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ब्लाइंड थोड़ी दूरी पर आने के बाद किन्मो को बताने लगे कि ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट में एक बंदा पहुंच चुका है, तो उसी से मिलने के लिए फूशिन 1000 ऑनर पगोड़ा की तरफ रवाना हो गया। इस सेक्ट का 1000 ऑनर पगोड़ा काफी ज्यादा स्पेशल है। वहाँ पर जो भी बातें की जाती वो कमरे से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं भी अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनकी बातों को सुन नहीं पाऊंगा। उसके बाद एल्डर ब्लाइंड ने 1000 वेनरेबल पगोड़ा को ऑब्जर्व किया। उसी के अंदर ग्रैनी सी को सप्रेस किया जा रहा था, लेकिन अचानक से इस प्रोसेस को आधा अधूरा छोड़कर मास्टर रुलाई वहाँ से वापस चले गए। एल्डर ब्लाइंड कहने लगे कि जरूर से यहाँ पर कोई स्पेशल बंदा आया होगा, इसलिए तो मास्टर रुलाई ग्रैनी सी को छोड़कर उस बंदे से मिलने रवाना हो गए। हालांकि उनके ढेर सारे वेनरेबल्स पगोड़ा के बाहर मौजूद हैं, जो कि ली टियानशिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मास्टर रुलाई के एब्सेंस में ग्रैनी सी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी एल्डर ब्लाइंड को महसूस हुआ कि वहाँ पर आया हुआ मेहमान कोई और नहीं बल्कि यांग कांग का प्रिंस है, जो कि किन्मो का दुश्मन था। किन्मो भी कंफ्यूज था कि आखिर इस वक्त यांग कांग का प्रिंस मास्टर रुलाई से मिलने क्यों आया होगा। मेरे ख्याल से वो बंदा कोई तो प्लान जरूर बना रहा और वो चाहता है कि मास्टर रुलाई उसकी मदद करे। हालांकि एल्डर माँ को तो ग्रैनी सी की ही फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं कि मास्टर रुलाई का वेनरेबल पगोड़ा के सामने होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके बिना तो ये बाकी के मॉन्क्स कभी भी टियानशिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एल्डर माँ और एल्डर ब्लाइंड फटाफट से उन मॉन्क्स की मदद करने के लिए पगोड़ा की तरफ निकल पड़े। और अब हमें 1000 वेनरेबल पगोड़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न जाने कितने सारे स्टैचूज थे। साथ ही पगोड़ा के आसपास भी ढेर सारे मॉन्क्स तैनात किए गए हैं, ताकि ये लोग अपनी चैंटिंग की मदद से ली टियानशिंग को कमजोर बना सके। मगर ली टियानशिंग काफी ज्यादा पावरफुल था,
था। जैसे उसे पता चला कि मास्टर रुलाई यहाँ पर मौजूद नहीं, वो तुरंत ही अवेकन हो गया। उसकी बॉडी से जो डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी उसने वहाँ मौजूद गोल्डन वेनरेबल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ टियानशिंग ने बोधी बीड को भी पूरी तरह से शैटर कर दिया और अब वो जोर जोर से हंसने लगता है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने पूरे के पूरे पगोड़ा पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था। उसकी डिमोनिक एनर्जी के फ्लक्चुएशंस ने मॉन्क को भी हर्ट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर इन मॉन्क्स का जो सीनियर था वो अपने बंदों को बताने लगा कि अपने कानों को ब्लॉक करो। अगर हमने इस डीमन की आवाज सुनी तो पूरी तरह से उसके वश में चले जाएंगे। इसलिए सभी मॉन्क्स ने फटाफट से अपने कानों को कवर कर लिया। वो ग्रैनी सी के हंसने की आवाज को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ वो लोग अपने बोधी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इसे पगोड़ा पर रिलीज करने लगे ताकि जैसे तैसे वो टियानशिंग को सप्रेस कर पाए। और फिर एक ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। मॉन्क्स को लग रहा था कि शायद टियानशिंग सप्रेस हो गया, लेकिन ये तो बस तबाही की शुरुआत है। अब टियानशिंग कुछ भी करके उस पगोड़ा से बाहर जाना चाहता था, इसलिए उसने पगोड़ा पर हमले करना शुरू कर दिए। तो वहाँ मौजूद हर एक मॉन्क अपनी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस पगोड़ा को बाइंड करने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। पगोड़ा को ब्रेक करते हुए टियानशिंग की डिमोनिक एनर्जी ने बाहर आकर उन मॉन्क्स पर अटैक कर दिया और अब फाइनली सीओ अपने जलवे बिखेरते हुए वेनरेबल पगोड़ा से बाहर आ गई। उसके इस फॉर्म को देखते साथ ही कई सारे मॉन्क घायल होकर मारे जाने लगे। टियानशिंग ने 1 बाय 1 करते हुए उन सभी पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी ये अटूट श्रद्धा देखकर मुझे मजा आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मेरी खूबसूरती को रेजिस्ट कर सकते हो। सो इस तरह से न जाने कितने सारे मॉन्क्स टियानशिंग के हाथों मारे जाने लगे और फिर टियानशिंग ने बड़े ही कूल अंदाज में पगोड़ा की बाहर अपने डिमोनिक एनर्जी के एक्सप्लोजन करना शुरू कर दिए। मॉन्क्स तो घायल हालत में मक्खियों जैसे नीचे गिर रहे थे और इस नजारे को देखकर ही हम टियानशिंग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बंदा पहले के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और जितना ये स्ट्रॉन्ग बनेगा ग्रैनी सी के जीने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। तब तक एल्डर माँ और एल्डर ब्लाइंड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही टियानशिंग वहाँ से भाग निकला। अब टियानशिंग को कैप्चर करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए दोनों एल्डर्स तुरंत ही उसके पीछे रवाना हो गए। अब उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर किन्मो को टेंशन आ गया, क्योंकि ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट उसका दुश्मन है। भले ही मास्टर रुलाई ने किन्मो की हेल्प की थी, लेकिन रुलाई डीमन सेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और किन्मो तो उसी सेक्ट का लीडर था। तो किन्मो को शक था कि शायद ये लोग उसे बाहर जाने ही नहीं देंगे। वो कह रहा था कि दुश्मन के इलाके में अकेला फंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम फूशिन को देख पाते हैं, जो कि ऑनर्ड पगोड़ा में जाकर मास्टर रुलाई को खबर देता है कि ली टियानशिंग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने हमारे कई सारे मॉन्क्स को घायल किया। इनफैक्ट गोल्डन पगोड़ा के अंदर जो वेनरेबल मौजूद थे वो भी टियानशिंग के कहर से बच नहीं पाए और अब हमारे पगोड़ा को पूरी तरह से वैनिश करने के बाद टियानशिंग यहाँ से भाग चुका है। जो सुनकर मास्टर रुलाई कह रहे थे कि शायद मैंने टियानशिंग को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। मुझे लगा ही नहीं था कि हेवनली डीमन सेक्ट के फॉर्मर लीडर टियानशिंग ने चार्म टेक्निक को इतने अच्छे से मास्टर किया। वो बंदा मेरे सामने अपनी असली ताकत को छुपा रहा था, इसलिए मैं भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाया। खैर मैं ली टियानशिंग को सप्रेस करने में पूरी तरह से नाकाम रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेक्ट लीडर किन्मो को यहाँ से जाने दिया जाए। अब किन्मो का नाम सुनते साथ ही यांगकांग का प्रिंस थोड़ा सा हैरान था। वो मास्टर रुलाई से पूछता है कि क्या आप हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो की बात कर रहे हो, जिस पर रुलाई ने हाँ में जवाब दिया। तो यांगकांग प्रिंस उनसे गुस्से में कहने लगा कि मास्टर आप जानते ही होंगे कि इसी किन्मो ने नांदाओ सेक्ट को पूरी तरह से वाइप आउट किया था। आपको तो पता ही है कि नांदाओ सेक्ट भी आपके चान ट्रेडिशन का एक सेकंड ग्रेट सेक्ट था, लेकिन अब किन्मो की वजह से उस सेक्ट का लीनिएज पूरी तरह से खत्म हो गया, वो कभी रिवाइव नहीं कर सकता। तो नांदाओ सेक्ट की खातिर हम किन्मो को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकते। क्यों ना नांदाओ सेक्ट का हिसाब आज इसी माउंटेन पर पूरा किया जाए। अगर किन्मो मारा गया तो उसका हेवनली डीमन सेक्ट पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर मास्टर रुलाई थोड़े से सोच में पड़ गए, जिसके बाद वो यांगकांग के प्रिंस को बताते हैं कि सेक्ट मास्टर किन्मो यहाँ पर मेरी मदद मांगने आया था। उसे माउंटेन पर रुकने देने का बस यही एक रीजन था, लेकिन मैं उसकी विश को ग्रांट नहीं कर पाया और इसी वजह से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं किन्मो को सेफली यहाँ से बाहर जाने दूं। और मुझे ये भी पसंद नहीं आएगा कि कोई बंदा बेवजह किन्मो को परेशान करे। अगर आज
हम किन्मो पर अटैक करते हैं तो हम में और डीमंस में कोई फर्क नहीं रहेगा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा ग्रेट थंडर साउंड से डीमंस जैसा बर्ताव करे। चांद सक्सेसर फूशिन, तुम खुद किन्मो को छोड़ने जाओगे? तो फूशिन भी अपने मास्टर को हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से रवाना हो गया। हालांकि यांगकांग के प्रिंस को मास्टर उलाई का ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो तुरंत ही चुपके से अपने सर्वेंट को इशारा कर देता है, और ये बात वहाँ मौजूद एक और मास्टर ने भी नोटिस कर ली। वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि यांगकांग का प्रिंस किन्मो पर अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं पर मास्टर उलाई प्रिंस से कहने लगे कि आप 2 बार मुझसे मिलने आए हो और मैं जानता हूँ कि आप लोगों की तकदीर को लेकर फैसला लेना चाहते, और इसी वजह से मैं 1000 वेनरेबल पगोडा को छोड़कर आपसे मिलने पहुंच गया, जबकि वो काम मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरे वहाँ पर ना होने की वजह से ली टियानशिंग भागने में कामयाब हो गया। वैसे आपने मेरे एक डिसाइपल से भी बात की थी, क्या वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाया? जिस पर यांगकांग का प्रिंस कहने लगा कि फादर एम्परर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, आपके अलावा कोई और बंदा इस काम में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैं आपसे मिलने पहुंच गया। जब तक मेरे फादर तख्त पर रहेंगे तब तक यांगकांग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उन्हें हटाने के लिए मैं आपकी मदद मांगता हूँ। जिस पर मास्टर उलाई कह रहे थे कि आपके फादर की 9 ड्रैगन एम्परर टेक्निक उसके पीक पर पहुंच चुकी है। आपके फादर ने उस टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर किया है, और इसी वजह से इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो कि हिज मैजेस्टी के खिलाफ जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस टेक्निक के सरपास होकर उसे हरा सकते, और उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक मैं हूँ। अब यहाँ पर मास्टर रोलाई प्रिंस का साथ देंगे या नहीं ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन रोलाई ने अपनी बातों से साफ जाहिर कर दिया था कि वो एम्परर को तगड़ी टक्कर दे सकते। वहीं दूसरी तरफ फूशिन किन्मो के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर रोलाई ने तुम्हें माउंटेन के नीचे छोड़ने का हुक्म दिया है। उन्हें काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि वो ली टियानशिंग को सप्रेस नहीं कर पाए। अब ये सुनते साथ ही किन्मो की जान में जान आ गई, वरना उसे तो शक हो रहा था कि कहीं मास्टर रोलाई उसे यहीं पर कैद न कर दे। लेकिन मास्टर रोलाई का इंटेंशन काफी ज्यादा प्योर था। तो अब ये लोग तुरंत ही माउंटेन के बेस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में फूशिन किन्मो से कहने लगा कि तुम्हें हमारे सेक्ट में आकर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन देखो तो पूरा सेक्ट उथल पुथल हो गया। सेक्ट मास्टर किन्मो जहाँ भी जाता है तबाही मचना तो कंफर्म है, लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे मास्टर रोलाई ने तुम्हें इतने आसानी से यहाँ से जाने की परमिशन कैसे दे दी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो जरूर से तुम्हें पनिश करता। तो किन्मो फूशिन से कहता है कि मास्टर रोलाई का दिल काफी ज्यादा वास्ट और ओपन है, मैं सच में उन्हें पसंद करने लगा हूँ। उन्होंने हमारे 2 फैक्शंस के दरमियान जो भी डिफरेंसेस है उन सभी को साइड में रखते हुए ग्रैनी सी को मदद ऑफर की। भले ही उनका ये काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं मास्टर रोलाई का हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। जिस पर फूशिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने भी हम दोनों के दरमियान के डिफरेंसेस को साइड में रख देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ग्रेट हेवनली डीमन सूत्रा को पढ़ने का मुझे एक और मौका दो। अब उसकी बात सुनकर ड्रैगन किलिन तुरंत ही समझ गया था कि इस बंदे का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं। वहीं पर किन्मो ने फटाफट से अपने ग्रेट हेवनली डीमन सूत्रा को ओपन किया, जिसे ऑब्जर्व करते हुए फूशिन बताने लगा कि इस सूत्रा में मेंशन हर एक डिवाइन एबिलिटी, हर एक टेक्निक सामने वाले की जान लेने के काबिल है। साथ ही इसकी कल्टीवेशन मेथड भी पूरी तरह से ट्विस्टेड है। मैंने ऐसी भयानक और ईवल कल्टीवेशन मेथड को आज तक नहीं देखा था। जिस पर किन्मो कहता है चांद सक्सेसर, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम मेरे इस सूत्रा में इतनी सारी कमियां क्यों निकाल रहे, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? तो फूशिन उससे कहता है कि जरा इस क्रिएशन हेवनली डीमन टेक्निक को ऑब्जर्व करो, इसकी मदद से तुम अपने ओपोनेंट की खाल उधेड़कर उसके कपड़े बना सकते हो। इतना ही नहीं, तुम उस पर्सन की सोल और उसके लाइफ फोर्स को पूरी तरह से सील कर दोगे। सिर्फ कपड़े बनाने के लिए इंसानों की जान लेना ये कहाँ का कानून है? और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे टेक्निक की बुराई कर रहा। तुमने अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा ईवल है। तो फाइनली किन्मो ने भी फैसला लिया कि वो फूशिन को उनके टेक्निक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देगा। वो कह रहा था कि ये क्रिएशन हेवनली डीमन टेक्निक बस इनर कल्टीवेशन के लिए बनाई गई है। इसकी मदद से हम अपनी सोल और लाइफ फोर्स को पूरी तरह से सील कर सकते, ताकि हम पर कोई आउटर डिमोनिक फोर्स कभी अटैक न कर पाए। इस टेक्निक का यूज करके कोई भी बंदा बड़े ही आराम से कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन तुमने तो इसका पूरी तरह से गलत मतलब निकाल लिया। अगर ऐसा ही होता तो मैंने न जाने कितने सारे दुश्मनों के कपड़े सिल दिए होते। साथ ही अगर तुम क्रिएशन हेवनली डिवाइन टेक्निक को क्रिएशन स्पिरिट टेक्निक के साथ मर्ज कर दो तो तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बना सकते हो। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किन्मो ने एक परिंदे को फॉर्म करके फूशिन के हवाले किया, लेकिन
फूशिन तुरंत ही उस परिंदे को क्रश कर देता है। वो कह रहा था कि तुम खुद ही अपने सेक्ट की टेक्निक को समझने में नाकाम रहे। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम इन्फेंट का यूज करके इनेट लाइफ फोर्स को कल्टीवेट कर सकते हो और इसी मेथड का यूज करके हेवनली डीमन सेक्ट का हर एक बंदा खुद के यूथ को प्रिजर्व कर सकता। खुद को जवान रखने के लिए न जाने कितने सारे बच्चों को मार दिया गया होगा। तभी किन्मो उसे बताने लगा कि शैडो हॉल मास्टर ने भी यही सोचा था। वो एक बच्चे की सोल को कल्टीवेट करना चाहता था, लेकिन समय रहते उसे एग्जीक्यूट किया गया। हमारी टेक्निक में इन्फेंट वर्ड लिखा गया है जिसका मतलब है छोटा बच्चा। हालांकि इसका असली मकसद है इनेट यूनिटी। तुम्हें वननेस को एम्ब्रेस करना होगा। साथ ही तुम्हारे पास एक प्योर सोल होनी चाहिए। जब तुम्हारे दिल में कोई पाप नहीं रहेगा तभी तुम्हें एक इन्फेंट कहा जाता है, यानी कि एक छोटा बच्चा जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। इसी इन्फेंट वर्ड की वजह से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा हेवनली डीमन सेक्ट छोटे बच्चों की बलि चढ़ाता, जबकि हमारे सूत्रा के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कोई इनेट टेक्निक प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें खुद को एक छोटे बच्चे जैसा बनाना होगा। अब ये सुनते साथ ही फूशिन ने किन्मो से एक और सवाल पूछा। वो कहता है कि चलो बताओ क्रिएशन अर्थ ओरिजिन टेक्निक क्या है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस टेक्निक में अर्थ एंड सन से जो भी डिमोनिक फायर रिलीज होगी उसी का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को जलाया जाता। जितने ज्यादा लोगों को जलाया जाएगा वो कल्टिवेटर उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। इनफैक्ट वो कल्टिवेटर तो डिमोनिक फायर को एक हेल में भी बदल सकता है और मेरे ख्याल से इसी को अर्थ ओरिजिन कहा जाता। तो किन्मो ने दोबारा से उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। वो कह रहा था कि जिस भी टेक्निक में क्रिएशन ये वर्ड लिखा गया है उसका एक सीधा मतलब निकलता। क्रिएशन यानी कि हमारी खुद की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करना। जब हम खुद को पूरी तरह से एक इन्फेंट में बदल देते हैं उस वक्त हम अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते और यही अर्थ एनर्जी हमारी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इनफैक्ट मैंने भी अपने स्पिरिट फेटस को इसी तरह से ग्रो किया था। मेरा वो छोटा सा बच्चे वाला फॉर्म ऐसे ही करते करते धीरे धीरे पावरफुल बन गया। अब पावरफुल बनने के लिए तो मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई थी। अगर आप चाहो तो इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, लेकिन फूशिन ने इसके लिए मना किया। वो कह रहा था कि किन्मो मैं तो बस तुम्हारी इस टेक्निक को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और जो भी चीज मेरे समझ नहीं आएगी मैं उस पर सवाल उठाऊंगा। तो किन्मो भी इसके लिए राजी हो गया। वो कह रहा था चांद सक्सेसर तुम जितने चाहे उतने सवाल मुझसे पूछ सकते हो और मैं तुम्हारे हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तो फूशिन उससे कहने लगा कि ये टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है। मैं जितना इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये उतनी ही ज्यादा अनसेटल हो रही। वेल यहाँ पर एक और टेक्निक का जिक्र किया है जिसे फ्यूनरल राइट टेक्निक कहा जाता। क्या इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम पूरे के पूरे परिवारों को वाइप आउट कर सकते हो? वेल यहाँ पर किन्मो को फूशिन की बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि ये बंदा साबित करना चाहता था कि किन्मो और उसका सेक्ट पूरी तरह से ईवल है। तो वो कहता है कि ये टेक्निक हमारे सेक्ट के फ्यूनरल हॉल की है। वो लोग पेपरमिंट्स का इस्तेमाल करते हुए फ्यूनरल राइट्स को किसी और के बिहाफ में पूरा करते ताकि सारी भटकती हुई आत्मा को शांति मिलकर उनके डिसेंडेंट्स को ब्लेसिंग मिले। सो बेसिकली किन्मो ने फूशिन के सामने अपने सेक्ट की हर एक टेक्निक को एक्सप्लेन किया ताकि ये बंदा उसे गलत न समझे। साथ ही किन्मो उससे कहता है कि अगर तुम इतनी नफरत के साथ इस सूत्रा को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल पर इसका असर होगा और मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हारा बॉडी हार्ट करप्ट हो जाए। हालांकि फूशिन उसकी नहीं सुनता। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर ने तुम्हें तथागता का महायान सूत्रा पढ़ने का मौका दिया तो तुमने भी अपने क्लैन के सूत्रास को पढ़ने का मुझे चांस देना चाहिए। इसीलिए किन्मो भी चुपचाप से उसकी बात मान जाता है। वही दूसरी तरफ प्रिंस के सर्वेंट ने जाकर अपने कुछ असासिन्स को समन किया था। वो कहता है कि प्रिंस का हुक्म है कि जल्दी से जाकर किन्मो को खत्म किया जाए। वही दूसरी तरफ फूशिन किन्मो से कहने लगा कि चलो फाइनली मैंने तुम्हारी सूत्रा को पढ़ लिया। ये तो एक क्लासिक डिमोनिक पाथ है और फिर वो सूत्रा को किन्मो के हवाले कर देता है। वो किन्मो से कह रहा था कि तुम्हारे सेक्ट की टेक्निक को सीखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी टेक्निक हार्ट पर कोई असर नहीं करती बल्कि वो तो पूरी तरह से पावर्स पर ही निर्भर करती है। वैसे हमारा चांद सूत्रा हार्ट पर डिपेंड है और तुम्हारा सूत्रा है पावर पर। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट एकदम अमेजिंग होगा। चांद और डीमन पूरी तरह से एक हो जाएंगे। वेल यहाँ पर किन्मो को शक हो रहा था कि फूशिन ने उसकी डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया है। फूशिन के तो बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा था
था कि वो किन्मो पर अटैक करेगा और होता भी बिल्कुल वैसे ही इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन सरप्राइजिंगली किन्मो यहाँ पर अपने डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो तथागता की पावर को एक्टिवेट कर लिया और वहीं पर फूशिन ने यूज की डिमोनिक पावर्स, जबकि वो एक मॉन्क था। यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तेज रफ्तार में अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर इस मुकाबले में किन्मो फूशिन पर पूरी तरह से हावी हो गया। यहाँ पर किन्मो बड़ी आसानी से उसे हरा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने पंच को रोक दिया। मगर फूशिन तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, वो तो पहले ही मन बना चुका था कि वो किन्मो का काम तमाम करेगा और इसी वजह से ये फ्रेंडली बैटल अचानक से एक सीरियस जंग में तब्दील हो गई। तब तक हम देख पाते हैं कि यांगकांग के प्रिंस के भेजे हुए असासिन्स भी वहाँ पर पहुँच गए। वे ये लोग भी किन्मो को मारने आए थे, लेकिन उन्हें प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया कि इन दोनों में से किन्मो कौन है और फूशिन कौन है, क्योंकि ये दोनों भी बड़ी ही तेज रफ्तार में अपनी मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि जिसने भी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट किया है वो जरूर से किन्मो होगा, तो हमें उसी बंदे पर अटैक करना है। वेल इधर किन्मो और फूशिन के दरमियान काफी जबरदस्त बैटल हो रही थी। किन्मो उसकी पिटाई लगाते हुए कहने लगा कि तुमने हमारी हेवनली डीमन सूत्रा में मौजूद हर एक टेक्निक का ट्विस्टेड मतलब निकाला। हमारी टेक्निक बिल्कुल भी ईवल नहीं, बल्कि ईवल तो तुम्हारी सोच है। मैं तो सिर्फ डिमोनिक सेक्ट का मेंबर हूँ, लेकिन असली डीमन तो तुम हो। साथ ही यहाँ पर किन्मो ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फूशिन की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी, जिससे फूशिन इमेंस पेन को झेल रहा था। और फिर एक जबरदस्त पंच के साथ किन्मो ने फूशिन को काफी दूर पुश कर दिया और इस मोमेंट पर फूशिन पूरी तरह से एक डीमन में तब्दील हो चुका था, जो देखकर एक सेकंड के लिए किन्मो भी काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो किन्मो का काम तमाम कर पाए, फूशिन पर ही अटैक हो गया। प्रिंस के असासिन ने सीधे फूशिन की गर्दन पर वार करके उसे ऑन द स्पॉट मार दिया था। अब ये देखते साथ ही किन्मो और भी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे पता था कि फूशिन की मौत का इल्जाम उस पर लगेगा और उसी वक्त फूशिन की बॉडी से एक एनर्जी ग्लो करते हुए बाहर निकल गई। मेरे ख्याल से इस एनर्जी ने किन्मो को ट्रेस कर लिया था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।